अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह या किस तरह से इनको फिलिंग करनी है। फिर जो इसमें दो चार चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यानी इंस्ट्रक्शन दी हुई है पीएमसी ने। उसमें वो ये कहता है कि हमने टोटल 7 स्टेप रखे हुए हैं, उन 7 के 7 स्टेप को आपने लाजमी कंप्लीट करना है। फिर ये है कि फाइनल सबमिट करने से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है कि इसके अंदर कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और उसमें ये भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जिन चीज़ों को हमने मैंडेटरी किया हुआ है तो उन चीज़ों को आपने लाजमी फिल करना है, अदरवाइज़ आपका जो फार्म है वो सबमिट नहीं होगा। और वो मैंडेटरी चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हम जब कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएंगे वहाँ पे देखेंगे। और फिर उन्होंने ये भी बताया हुआ जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर हम उसको रिव्यू करेंगे और फिर जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी फाइनली कि आया आपको स्कॉलरशिप या लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और जो लास्ट डेट है इसकी यानी अप्लाई करने की पीएमसी स्कॉलरशिप के लिए या लोन के लिए वो है 4 दिसंबर। और इसी का 7वां पॉइंट जो कि यहाँ से रिलेट करा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वो ये है, आप बायक वक्त स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, सेम टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मकसद मतलब क्या है वो ज़रा समझें। अब मिसाल के तौर पर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे जो फीस है आपकी सालाना वो है 10 लाख। तो उसमें जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे पीएमसी हो सकता है आपको 50% स्कॉलरशिप दे और 50% लोन दे दे, यानी 5 लाख वो आपको स्कॉलरशिप की सूरत में दे और 5 लाख वो आपको लोन की सूरत में दे। तो मतलब एक लिहाज से कंप्लीट फीस आपकी कौन दे रहा है, पीएमसी ही दे रही है। लेकिन वो 5 लाख आपके खाते में होंगे जो कि आपने मतलब उनको फिर पीएमसी को रिटर्न करने होंगे और वो इंटरेस्ट फ्री होंगे। तो इस चीज़ का मतलब ये है। या फिर समटाइम ये भी होता है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी 10 का 10 लाख मिल जाता है, फिर आपको वो लोन नहीं देते। या तीसरी कंडीशन ये भी हो सकता है वो आपकी पीएमसी की जो है स्कॉलरशिप उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं और आपका लोन अप्रूव कर देते हैं। वो मिसाल के तौर पर 10 लाख का लोन है, 5 लाख का है, 7 लाख का है, तो वो ये भी हो सकता है। तो लिहाजा आपने अप्लाई दोनों में करना है, यानी टिक ही तो करना है आपने, और क्या करना है। हाँ, ये और बात है, जब अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है आपको नहीं ज़रूरत तो आप ना लें। मिसाल के तौर पर अभी आपने दोनों चीज़ों पे अप्लाई कर दिया, आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती, आपका लोन लग जाता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ना लें, ठीक हो गया। और वो भी लोन या स्कॉलरशिप मिलेगा तभी या तो आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं या आपने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है किसी भी मेडिकल कॉलेज में पाकिस्तान के अंदर, वो नम्स के अंडर है, यूएचएस के अंदर है, केपीके है, ये जितने भी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में ये अप्लाई होगा, चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं चाहे आप गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं। अब जो नीचे उन्होंने ये 7 पॉइंट मेंशन किए कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपने फिल करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिल भी करवाऊंगा और सही तरीके से फिल, बड़े मोहतात अंदाजे से। और इसमें आपने अभी जल्दबाजी नहीं करनी, 2-3 दिन रुक जाएं क्योंकि कुछ क्लैरिफिकेशन पीएमसी से करनी है वो हम कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप जो है इनको फिल कीजिएगा। लेकिन आपके माइंड में ये स्केच होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं वहाँ पे, तो ये आप देख लें यहाँ पे। उनका सबसे पहला जो पॉइंट वो है पर्सनल डिटेल वाला। पर्सनल डिटेल में यानी वो आपका नाम पूछेंगे, सीएनएसई है, और याद रखना है दो वहाँ पे खाने और भी हैं, एक है परमानेंट एड्रेस का और एक है करंट एड्रेस का। तो जो सीएनएसई पे आपका एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस वाले फोल्डर में आपने ये वाला एड्रेस लिखना है जो आपका सीएनएसई का है, और करंट एड्रेस आप जहाँ पे भी रह रहे हैं फिर आपने वो वाला लिखना है। फिर आपसे वो स्टेटस पूछेंगे कि आया आप सिंगल हैं या मिंगल हैं। खैर सिंगल मिंगल तो नहीं है, वहाँ पे मैरिड या अनमैरिड का है। हाँ, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपने याद रखना है इसके अंदर वो है स्कॉलरशिप के हवाले से। ये बात काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे। ये एक नेगेटिव पॉइंट है किन के लिए, जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट है मेडिकल कॉलेज के अंदर, और उनके लिए भी ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप ऑलरेडी जहाँ एहसास वाली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है या रहमत लिल आलमीन प्रोग्राम है या कुछ और इस तरह से फंड्स होते हैं या स्कॉलरशिप होते हैं, अगर वो ऑलरेडी आप ले रहे हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल पुट करनी होगी, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते और हो सकता है आपको फिर लोन भी ना मिले। मतलब इसमें फिर प्लस पॉइंट ये है, जैसे गवर्नमेंट के अंदर अगर मिसाल आपकी जो फीस है वो है 60 लाख किसी एक कॉलेज में, तो ये अगर स्कॉलरशिप ये वाली देंगे तो आपको 60 लाख ही देंगे। लेकिन वो जो एहसास स्कॉलरशिप है या जो दूसरी जितनी स्कॉलरशिप होती है वो तो इससे कई गुना ज़्यादा होती है, वो तो 2-2 लाख 1-1 लाख होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं फिर तो आप इसको छोड़ दें, फिर आप इसके लिए अप्लाई ही ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको मिलना है 60,000
और जो दूसरी स्कॉलरशिप है वहाँ से तो आप लाखों में ले रहे हैं, तो ये एक इसका नेगेटिव यानी पॉइंट है। और ये आपने याद रखना है, अगर आप ऑलरेडी कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं और फिर इसके लिए भी अप्लाई कर देते हैं, तो हो सकता है ये वाली आपकी अप्रूव हो जाए और वो वाली कैंसिल हो जाए जो कि लाखों में थी। तो 60,000 के चक्कर में अपने लाख मत गंवाना, ठीक हो गया। इस चीज़ को कंसीडर करना है, जल्दी नहीं करनी कि बस जो आज है बस अप्लाई कर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए भी है। आप 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, 5th ईयर में है क्योंकि ये नीडी बेस के लिए भी है। मिसाल आप 5वें साल के अंदर है, 4थे साल में आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से। हमने अक्सर ग्रुप्स के अंदर देखा है 3rd ईयर के 4th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फीस इकट्ठी की जा रही होती है। तो ये बेसिकली उनके लिए है कि उनको थोड़ा सा जो है ना इमदाद दी जाए या मदद की जाए उनकी। तो ये इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। उसका फिर जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पे मेंशन वो है फैमिली की डिटेल्स। फैमिली की डिटेल में एक जो नई बात है, शायद आप लोग के लिए नई ना भी हो, वो है एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर ये जो आप अगर टैक्स पे करते हैं, फाइलर नॉन फाइलर वाला, वो ये वाला केस है। अगर आपका है तो ठीक है, अदरवाइज आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, यानी खाली। उसके बाद आपने अपने फादर मदर, चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो इस जहाँ से गुजर चुके हैं, उनकी डिटेल देनी है। अगर आपका कोई गार्डियन है तो उसकी डिटेल देनी है। अगर आपका फादर गार्डियन है या मदर गार्डियन है तो फिर आपने बस उनकी ही डिटेल देनी है, इस खाने को खाली छोड़ देना है। फिर आपसे वो पूछेंगे आपके बहन भाइयों की सारी डिटेल, कि कौन से हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, कौन से डिपेंडेंट हैं, कितने वर्क करते हैं, कितने वर्क नहीं करते। अच्छा, फिर इसी चीज़ में ही जो अर्निंग वाली डिटेल है वो सेम यही है, यानी इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में पूछेंगे आपसे। आपका जो फादर है या मदर है या गार्डियन है या जितने आपके बहन भाई हैं, कि अगर वो काम करते हैं तो उनकी अर्निंग क्या है, और वो अर्निंग किन किन ज़राए से है, कितनी है, करंटली वो कितना कमा रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉय हैं, रिटायर है, या वो पेंशन पे हैं, या उनका कोई बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, या कोई और कोई दूसरा सोर्स है। तो हमने ये सारे चारों पांचों बंदों की ये बतानी होगी अर्निंग। ये किस तरह से हमने फिल करनी है फॉर्म में, वो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे। अच्छा, इस तरह से कुछ और मल्टीपल मेंबर भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं सिबलिंग्स के अलावा। आपके घर के अंदर जैसे जो है ना सिस्टर्स इन लॉ होती हैं, उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने अपने बैंक अकाउंट देने होंगे, फिर आपने अपने इमूवेबल एसेट्स भी देने होंगे। ये जो मैंने अदर का लफ्ज़ यूज़ किया ना, जैसे आपकी कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी का काम है, कोई आप इस तरह से और बिजनेस करते हैं, तो ये वहाँ यहाँ पे भी आप इस तरह से, आपके पास कोई 4-5 गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। किस में भला, ये अर्निंग डिटेल्स, ये जो तीसरा पॉइंट है। और ये किन के बारे में होगा, ये 4 बंदों के बारे में, यानी ये 4 बंदों के हमने यहाँ पे डिटेल, फादर मदर गार्डियन और सिबलिंग, जितने बहन भाई हैं सब की हमने यहाँ पे अर्निंग डिटेल देनी होगी। जो चौथा पॉइंट है वो है इनकम डिटेल्स के बारे में। अब इनकम डिटेल्स में 2 चीज़ें हैं, कि आपको टोटल आता कितना है और आपका टोटल जाता कितना है। उसमें भी अगेन पूरी आपकी फैमिली, जितने आपके बहन भाई हैं, गार्डियन है, फादर है, मदर है, पूरी फैमिली की 1 साल की इनकम कितनी है। और वो इनकम चाहे सैलरी की सूरत में है, पेंशन है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, या जैसे ये व्हीकल्स हैं या इमूवेबल एसेट्स हैं उनकी सूरत में। इसी तरह से फिर आपने ये भी बताना है कि आपकी फैमिली का एनुअली खर्चा कितना है, यानी रेजिडेंसी का खर्चा है, आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, आपका अपना घर नहीं है। एजुकेशन है, अगर आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं उनकी कितनी फीस होती है। फिर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की सारी डिटेल देनी होगी, कि कौन से इंस्टीट्यूट में कौन पढ़ रहा है वहाँ पे। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल है, इंटरनेट है, टेलीफोन है। आप मेडिकल यानी आपका खर्चा आ गया, खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई बीमार है, उसका कितना सालाना खर्चा हो जाता है। इस तरह से फ्यूल की प्राइसेस है, मेंटेनेंस, या कोई और खर्चे जितने भी आपकी फैमिली के अखराज हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ तक तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, इनको हम फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बड़े मोहतात तरीके से। जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें कोई जल्दी नहीं है, 4 दिसंबर बड़ी दूर पड़ी है अभी। और उसके बाद तो बड़ा सिंपल है, हमने 5वें नंबर पे एजुकेशन डिटेल देनी है। ये सिंपल ये बताना है, मैट्रिक, एफएससी। और हाँ, ये एक प्लस पॉइंट एक और भी था। प्लस पॉइंट ये था, जो बच्चे अक्सर पूछ रहे थे एमटी कैट की बेस का, ये आप लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है। अगर आपका 2021 का एमटी कैट फेल है तो भी कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 2020 के ऊपर भी ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इसमें आप जो है ना, एक फ़ायदा ये भी है, कुछ स्टूडेंट ये भी हैं इस साल के जिनके मिसाल 170 नंबर हैं और वो इस साल प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इक्वलेंस मार्क्स उनके बनेंगे मेरे ख्याल में 155, तो वो इसके लिए अवेलेबल है, यानी एलिजिबल है इसके लिए। क्योंकि उनका इस साल का जो यानी स्कोर है वो मिसाल 136 से नीचे है, तो 21 के हवाले से तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन 20 की बेस पे वो एलिजिबल हैं। तो मतलब आप इनमें से 2021 या 20 के किसी भी ईयर के रिजल्ट पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो ये पीएफसी की स्कॉलरशिप है।
और छठे पॉइंट में कुछ भी नहीं है, ये जो जितने हमारे डॉक्यूमेंट है, यानी ये एफएससी होगी, मैट्रिक होगी, एमडी कैट हो गई, या फिर हमारे ये जो फादर की सैलरी, पेंशन, बिजनेस अकाउंट, एग्रीकल्चर, या ये जितने भी, यानी ये वाले जैसे रेजिडेंस है, एजुकेशन की फीस की स्लिप होगी, ये बिल वाले वगैरह, इनकी जो तस्वीरें होंगी, ये हमने अटैचमेंट यानी ये तस्वीरें अपलोड करनी है। और सातवां पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भले आप एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, नम्स के अंदर है, यूएचएस में है, जिसमें भी बोले पाकिस्तान के अंदर, तो आप दोनों चीज़ों के लिए, स्कॉलरशिप के लिए भी, लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद है आपका जो है ना इसमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये थोड़ी सी मोटी मोटी इसकी डिटेल थी। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसकी करेंगे। उसमें हैं दो चार चीज़ें अभी जो मुझे समझ नहीं आ रही पर्सनली कि इनको कैसे किया जाए, क्योंकि ये बड़ा हमने एहतियात से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। तो इंशाल्लाह उसको कवर अप करके फिर आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।